हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। ठीक है, तो उसका अपने आज पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं और इसमें जो अपना आज का टॉपिक है वो है पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार और फैराडे का प्रयोग। और दूसरा टॉपिक है प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ व इनके व्यवहार की व्याख्या। ठीक है, तो अब देखो वैसे क्या है कि जो ये पदार्थ है इनका वर्गीकरण अपने नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन इनका व्यवहार दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब आपको ऐसे कह दें भी आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में लिखना और उस व्यक्ति का नाम ना बताएं आपको, तो फिर आप कैसे लिख पाओगे? आपको ऐसे नहीं पता भी जिस बंदे के बारे में आपने कुछ लिखना है, विचार देने हैं अपने, वो बंदा आपको नाम नहीं बताया उसका, ना ही कुछ उसके बारे में बताया भी वो कौन सी क्लास में पढ़ता है या कैसे या कुछ भी। वैसा आपको कह दिया भी गुण लिखने हैं उसके। ठीक है, उसका का मतलब यहाँ पे अपने को पता ही नहीं, तो इस कारण अपने को ये इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा कि ये पदार्थ होते क्या हैं। जब इनके गुणों के बारे में पढ़ना है तो पदार्थ के बारे में भी तो पता करना पड़ेगा भी कौन सा पदार्थ है जो इसके जिसके गुणों के बारे में क्या है अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार और फैराडे का प्रयोग। तो फैराडे ने एक प्रयोग किया और उस आधार पर उसने क्या किया कि अलग अलग पदार्थों को अलग अलग आधार पर बांट दिया कि कुछ पदार्थ होते हैं, हर एक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कैसा व्यवहार करता है, उसके आधार पर उसने क्या किया, पदार्थों का विभाजन किया। ठीक है, तो उसका प्रयोग है, फैराडे ने बताया कि ठोस, द्रव व गैस सभी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। ठीक है, सारे पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। अब उसका प्रयोग क्या था कि एक सिंपल सा प्रयोग, उसने यहाँ पे एक परिनालिका ली। ये एक परिनालिका है। तो परिनालिका क्यों ली? क्योंकि परिनालिका एक यानी बहुत ही आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, उच्च मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये परिनालिका की विशेषता होती है। ठीक है, तो उसने एक परिनालिका ली और उसमें धारा प्रवाहित करवाई, तो इसका खुद का क्या बन गया, एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब उसने क्या किया कि ऊपर यहाँ पर लटका दिया अलग अलग पदार्थों को, ये पदार्थ लटकाए उसने और अलग अलग पदार्थ लटका के और इस परिनालिका के अंदर भेज कर देखा उसने। तो उसने क्या किया कि अलग अलग पदार्थों का अलग अलग व्यवहार देखा उसने कि कुछ पदार्थ थे उनको चुंबकीय क्षेत्र अपनी तरफ खींच रहा था, कुछ को प्रतिकर्षित कर रहा था, कुछ को दुर्बल प्रतिकर्षित कर रहा था, कुछ को प्रबल आकर्षित कर रहा था। तो इस प्रकार उसने व्यवहार देखे। तो उसने क्या किया कि यदि एक परिनालिका को लेकर उसमें धारा प्रवाहित करवाई जाए तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत और अधिकतम होता है, लेकिन परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ही कम होता है। और अगर आदर्श परिनालिका है तो उसके लिए क्या होता है, इसका मान 0 होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या किया उसने कि बाहर यदि भिन्न भिन्न पदार्थों को चित्रानुसार परिनालिका के अंदर लटकाने पर कुछ पदार्थ परिनालिका से प्रतिकर्षित होते हैं, कुछ दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं और कुछ प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग व्यवहार दर्शाया पदार्थों ने। तो अब देखो इसी आधार पर उसने पदार्थों को तीन भाग में बांटा, यानी तीन तरह के व्यवहार प्रदर्शित किए पदार्थों ने। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उसने कहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर आता है कि जो चुंबकीय पदार्थ दुर्बल आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, उनको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल आकर्षित होते हैं उसको कहते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। ये तीन उसने पदार्थों के प्रकार बताए। ठीक है, और अलग अलग पदार्थों ने ये तीन ही व्यवहार दर्शाए, कुछ प्रतिकर्षित हुए, कुछ दुर्बल आकर्षित हुए और कुछ प्रबल, मतलब कि उन पर बहुत ज्यादा एकदम से आकर्षित हुए। तो अब जो उनके प्रतिकर्षित होते हैं उनको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, जो दुर्बल आकर्षित होते हैं उनको अनुचुंबकीय, और जो प्रबल आकर्षित होते हैं उनको लौ चुंबकीय। तो अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सबसे पहले अपने को इन अलग अलग पदार्थों के बारे में पढ़ना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिन्हें परिनालिका में रखने पर बाहर की ओर जो परिनालिका में रखने पर बाहर की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात जिन पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। अब इसका मतलब क्या है कि परिनालिका के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, लेकिन परिनालिका के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कम होता है और पदार्थ बाहर की ओर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर बाहर की ओर जाता है, तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम की ओर जाता है। ठीक है, लगता है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं इनके इस गुण को? प्रतिचुंबकत्व। और इसके उदाहरण है कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये पारा हो गया,
Hg, ठीक है। N2H2 ये गैसें होगी, Au Ag सोना हो गया, Au क्या हो गया, चांदी होगी, ठीक है। ये सारे पदार्थ क्या हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, वो कारण भी फैराडे ने पता लगाया। तो कारण क्या है, इसकी व्याख्या क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिकर्षित क्यों होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया उसके आधार पर, और ये सिद्धांत शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो कि प्रतिचुंबकता का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। मतलब कि उनमें क्या है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या अकेला इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे क्या होते हैं, पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे हुए होते हैं सभी कक्षकों में, ठीक है। और अर्थात परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोर मैग्नेट्रॉन वगैरह आता है वहां पर, तो कि जो है जिनके क्या है बाह्य कोश में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनका तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन जब आप क्या कर देते हो, पूरा भर देते हो किसी कोश को, तो उसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। और ये अपने दर्शाते भी इसी कारण है, दो विपरीत दिशा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा, ये इनका क्या है, आघूर्ण, ये घूमते हैं ना, तो घूमते विपरीत दिशाओं में है एक दूसरे के। तो जब ये विपरीत दिशाओं में घूमते हैं तो क्या होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण परिणामी शून्य आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के विपरीत चक्रण के कारण आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। इनका चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है। तो विपरीत चक्रण यानी जो अपने चक्कर लगाते हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत लगाते हैं, तो इस कारण क्या है, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। अब देखो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, पता है ना आपको, कैपिटल M बराबर M इंटू 2L, एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य है इंटू 2L। तो अब क्या होता है कि जब इनको अपने किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। मतलब वैसे तो ये क्या है कि इनका ये चुंबक की तरह व्यवहार बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अगर चुंबक की तरह व्यवहार करते होते तो ये क्या होता, आकर्षित होते एक चुंबक की तरफ, परिनाली का एक चुंबक ही है एक हिसाब से। तो लेकिन ये प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब इनमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित तो हो जाता है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र आप लगाते हो उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाता है, जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत होती है, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब इन पदार्थों को अपने क्या कर देते हैं, इस प्रकार कि अगर मान लो चुंबक के दो ध्रुव ले लिए, एक चुंबक इधर ले ली N पोल ले लिया और एक का S पोल, और ऊपर यहाँ पर आपने कटोरी रख के और यहाँ पर पदार्थ डाल दिया, तो अब आप देखो कि ये वाला क्या है, ये ध्रुव है, इसके चुंबक के ध्रुव हैं, मान लो ये वाले चुंबक के बिल्कुल लास्ट सिरे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव बोल देते हैं इनको, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो इसके बीच वाला भाग है जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र फुल प्रबल होता है, ये वाला भाग है जो, ठीक है। यहाँ पर बी का मान क्या होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां से ये पदार्थ दूर भाग जाता है और दूर भाग के क्या होता है, इस साइड में इकट्ठा हो जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ यानी कि जिस भाग में चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां से ही प्रतिकर्षित होगा। और इसी प्रकार अगर चुंबकीय ध्रुव दूर दूर रखें तो अब क्या हो जाता है, ये पदार्थ यहाँ बीच में इकट्ठा हो जाता है, चुंबक के ध्रुव काफी दूर दूर हैं, तो ये बीच में जो खाली जगह होगी वहां इकट्ठा हो जाएगा। इन ध्रुवों से क्या होगा, ये हमेशा दूर रहने का प्रयास करेगा, तो इस कारण इसका व्यवहार ऐसा होगा, ठीक है। तो चित्रानुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखने पर इनका इनका प्रतिकर्षण देखा जा सकता है। तो आपका जो यानी कि जो सिलेबस में है ना, सिलेबस में पता क्या है, आपसे ये नहीं पूछेंगे सिलेबस में कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ तक, लेकिन जो इनकी व्याख्या है और ये इनका व्यवहार है ये आपके है सिलेबस में, ठीक है ना। फिर है अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो परिनालिका के अंदर दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, अर्थात इन पर कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल बल लगता है, क्या होता है, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया, जो आपकी परिनालिका उसके बाहर, और अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया, परिनालिका के अंदर। तो कम से अधिक की ओर यानी अंदर की ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कम आकर्षित होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, दुर्बल बल लगता है इन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो चलो इसकी परिभाषा हो गई, अब इसका कारण आता है हरेक का। हरेक में कारण दिया हुआ है कि ये कारण ऐसा व्यवहार क्यों दर्शाते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अणुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, और इनमें ये पदार्थ आते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे क्या हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। अब इनकी व्याख्या की ये रही व्याख्या।
तो अब देखो इसमें क्या होता है कि अणुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से इसमें प्रत्येक परमाणु या अणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। मतलब इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इन पदार्थों में, और इसमें क्या होता है कि हर एक परमाणु या अणु का खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है। यहाँ पर पिछले में क्या था, किसी का नहीं होता क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से उनका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, पूरे पदार्थ का शून्य होता है। अब क्यों, वो देखो कि सामान्य स्थिति में क्या होगा कि जो इसमें परमाणु पाए जाएंगे हर एक का ऐसे अलग अलग दिशाओं में चुंबकीय आघूर्ण होगा ऐसे, ठीक है, बिखरे टाइप से होगा, बिखरे हुए होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर नेट हर एक अलग अलग दिशा में क्या होता है, चुंबकीय घूर्ण होता है। हो सकता है कईयों का सेम में भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन विपरीत में भी होता है। किसी भी दिशा में ये इनका चुंबकीय घूर्ण की दिशा होती है। लेकिन जब आप क्या कर देते हो कि इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो, तो अब ये क्या है, जो इनका चुंबकीय घूर्ण है वो क्या हो जाता है कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये एक ही दिशा में व्यवस्थित होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पर एन पोल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ऐसे ही लगाते हैं, अपने चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। तो अब इसके अंदर कोई मान लो परमाणु आपका, और वो परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसका एन पोल ही है और एस पोल ही है। तो अब ये व्यवस्थित हो जाएगा, उसका एस पोल इधर आ जाएगा और एन पोल इधर आ जाएगा, क्योंकि आकर्षण के कारण, क्योंकि साउथ को ये वाला नॉर्थ क्या करेगा, आकर्षित। तो इस कारण क्या होता है, ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। इसी कारण ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। समझ आई बात। अब देखो इनका जो व्यवहार होता है, जो कि जब चुंबकीय ध्रुव पास पास हो, तो ये बीच वाला मैंने कहा था ना, ये बीच वाले भाग में जब पास पास होंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हाईएस्ट होगा, और ये वाला पदार्थ भी क्या है, यहां पर इकट्ठा होगा। लेकिन जब आपके चुंबकीय ध्रुव दूर दूर होंगे तो आप यहाँ बीच वाले भाग में तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कम होगा, और साइडों वाले जहां पर आपके ध्रुव होंगे वहां पर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा वाले भाग की तरफ इकट्ठे होते हैं। आप देखो ऊपर वाले से उल्टा डायग्राम बन रहा है, ये देखो, ये रहे, ये पास पास वाला जो डायग्राम है वो इसमें दूर दूर वाले में बढ़ रहा है। तो जब दोनों का व्यवहार ही अलग अलग है तो डायग्राम भी तो क्या बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। तो ये आपको याद रखना। फिर तीसरे नंबर पर आता है बच्चों लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, कि वे पदार्थ जो परिनालिका के अंदर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, अर्थात इन पर कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल आकर्षण बल लगता है, लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि क्या है कि कुंडली के या परिनालिका के अंदर तीव्र बल द्वारा ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इन पर जो बल लगता है वो कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक की ओर प्रबल लगता है आकर्षण बल। उनमें जो अणुचुंबकीय थे उनमें क्या लगता था, दुर्बल बल लगता था। यहाँ पर क्या बल लगता है, प्रबल बल लगता है। और ये पदार्थ होते कौन से हैं, जैसे फेरस हो गया, लोहा, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4 और मैग्नेटाइट, ये सारे क्या हैं आपके पास, लौ चुंबकीय पदार्थ हैं। अब लौ चुंबकीय पदार्थ प्रबल आकर्षित क्यों होते हैं, उसकी व्याख्या है ये। और जो आपके सिलेबस का टॉपिक है ना, व्यवहार चुंबकीय पदार्थों का, वो व्यवहार यही है, व्याख्या ही है इनकी। तो देखो क्या है, लौ चुंबकीय पदार्थों में भी स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु लौ चुंबकता की तीव्रता अधिक होती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि इन पदार्थों के परमाणुओं में ऐसी जटिल अण्वयनीय क्रियाएं होती हैं जिसके कारण इसमें सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। और प्रत्येक डोमेन का आकार 1 mm और इसमें 10 की पावर 11 परमाणु होते हैं, और प्रत्येक डोमेन का निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब समझो इसको होता क्या है, कि जब आपका जो सामान्य अवस्था में पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग कुछ क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है, कुछ एरिया बन जाते हैं ऐसे, ये एरिया बन गए। अब इस एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी अणु या परमाणु होंगे उन सब का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होगा, इसमें एक ही दिशा में होगा। जैसे आप इसको उस एक एग्जांपल के थ्रू इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे आपका अपना भारत देश है, ठीक है, अपना भारत देश है, तो भारत देश में क्या है कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग राज्य बंटे हुए हैं। जैसे आप राजस्थान में देख लो तो यहाँ पर राजस्थानी कल्चर ज्यादा देखने को मिलता है, राजस्थानी लोग ज्यादा, तो राजस्थान के लोग हैं वो राजस्थानी परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन पंजाब में चले जाओ वहां पर थोड़ा कल्चर अलग हो जाएगा, वहां ज्यादातर लोग जो होंगे वो क्या है, पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार अगर अपने क्या चले जाएं, साउथ वाली साइड चले जाएं, तो वो साउथ वाले लोग क्या है, उनकी परंपरा थोड़ी अलग है अपने से, ठीक है।
तो इस प्रकार हर क्षेत्र विशेष की अपने क्या है अलग अलग परंपराएं होती हैं, मतलब वो वहां रहने वाले जो लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं उस हिसाब से। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं और इन क्षेत्रों को, इन भागों को डोमेन कह देते हैं। और प्रत्येक डोमेन में जितने भी अणु या परमाणु होंगे उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, सेम होगा और सेम दिशा में होगा। लेकिन क्या होगा कि इसमें अलग अलग, ये तो चलो चार डोमेन मैंने दिखा दिया, ऐसे बहुत सारे डोमेन होते हैं। ये सारे डोमेन मिलके इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है कि इसका मिला दो, इसका मिला दो, इसका मिला दो, इसका सारों का मिला के टोटल जो होता है वो जीरो आ जाता है। टोटल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि टोटल जीरो होता है, तो वही चीज यहाँ पे है। आपको ये समझ आ गई। अब डोमेन का जो यहाँ पर डोमेन का आकार लगभग ये बताया हुआ है, एवरेज 1 mm का होता है और एक डोमेन में 10⁻11 परमाणु होते हैं लगभग। ठीक है। तो अब क्या होता है, सभी डोमेन के अलग अलग दिशा में चुंबकीय आघूर्ण के कारण पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। स्टार्टिंग में शून्य होगा, लेकिन जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण बी वेक्टर की दिशा में उत्पन्न हो जाता है। अब होगा क्या कि जब आप इसको मान लो ये तो दुर्बल क्षेत्र है और ये प्रबल है, तो जब आप चुंबकीय क्षेत्र में इनको रख दोगे तो सारे जो परमाणु हैं वो अपने आप को व्यवस्थित इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे और बहुत जल्दी व्यवस्थित कर लेंगे। इस कारण क्या होता है कि ये प्रबल आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर जो इनका व्यवहार होगा कि जब आपके चुंबकीय ध्रुव पास पास होंगे तो ये पदार्थ ऐसे बीच में सारा पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या था कि ऊपर वाले से अगर अपने तुलना करें तो यहां पर कुछ पदार्थ थोड़ा थोड़ा साइडों में भी था, लेकिन यहां पर सारा पदार्थ ही बीच में आ जाता है, ऐसे पूरी चोटी बन जाती है। ठीक है, टीला बन जाता है एक तरह का। और अगर अपने क्या करें चुंबकीय ध्रुव दूर दूर हो, तो दूर दूर होने पर जो चुंबकीय ध्रुवों के पास जाके ये ऐसे टीले बना लेंगे अपने बीच में। बहुत ही कम पदार्थ या नाममात्र का पदार्थ होगा जो लौ चुंबकीय होगा, बाकी सारा क्या है दूर इकट्ठा हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये अपना आज का टॉपिक था और ये टॉपिक है बिल्कुल आसान, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो बनने के चांस ज्यादा हैं। तो मतलब आज का ये जो अपना टॉपिक था ये काफी आसान टॉपिक है। और आसान टॉपिक में से जब आपको प्रश्न आसान मिल जाता है तो फिर तो बात ही बन जाती है। तो आपको देखो पेपर में क्या आ सकता है कि प्रतिचुंबकीय अणुचुंबकीय लौ चुंबकीय अपना व्यवहार क्यों दर्शाते हैं, ऐसा कि प्रतिचुंबकीय की तरह यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित क्यों होता है, उसका कारण पूछ सकता है। या आपको कह देगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय ध्रुव पास पास हो या दूर दूर हो तो उसका दिखाओ प्रभाव। और तीसरा है कि इसमें क्या है कि आपको ये दिशा दिखाने को कह दी। ठीक है। या पूरा कोई मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे भी कह सकता है कि अणुचुंबकीय पदार्थों के व्यवहार को समझाइए। तो समझाइए, व्यवहार को समझाइए, तो आपको व्याख्या से लेके और ये सारा कुछ आपको वहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का मान लो क्वेश्चन आता है बड़ा। समझ आई बात। और अगर मान लो 1 नंबर में आ जाए आपके ये कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित क्यों होते हैं, तो आपको बस इतना ही लिखना होगा कि उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इस कारण वे क्या है प्रतिकर्षित होते हैं आपको एक लाइन में। तो वो आपको एडजस्ट करना होता है कि जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा होता है उस हिसाब से उत्तर। ऐसे नहीं भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा और आप करके 4 नंबर वाला आ रहे हो वहां पे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि कितना आपसे पूछा हुआ है और उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा बच्चों। तो ये अपना आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी इसके कोई बात नहीं, टॉपिक सारे तैयार हैं और अगले 2 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि सर कैसे। तो ये देखो ये तीसरा पार्ट है, फिर इसका चौथा पार्ट में अपने ये वाले टॉपिक करेंगे, आप देख लो ये सारे टॉपिक। ठीक है। फिर उसके बाद 5वें पार्ट में अपने ये वाले टॉपिक करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, शैथिल्य वक्र से पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या। यहाँ टॉपिक खत्म है। तो 5 पार्ट में टॉपिक ये खत्म है अपना, यानी चैप्टर खत्म है। तो अपने जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे और एक पार्ट में शायद इसके क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, 6 में ये खत्म हो जाएगा। तो आप देखो पिछले चैप्टर को जिसको महीना लगा था, कई महीने वाले चैप्टर भी हैं और कई 5-6 दिनों वाले चैप्टर भी रह गए आपके। इसी तरीके से आपका जो 17वां चैप्टर है वो भी 3 या 4 दिन का, इसी प्रकार से 3-4 वीडियो बनेंगी उसमें। आपका 13वां चैप्टर है वो भी 3-4 दिन का है। तो कई बच्चे जो सोच रहे थे ना कि सर किस प्रकार सिलेबस करवाएंगे, तो बच्चों अब आपका हाथ पकड़ा है तो उसको छोड़ूंगा नहीं, सारा करवा के कंप्लीट करूंगा। हाँ ये है कि अप्रैल के लास्ट तक ये सिलेबस चलेगा अपना, आप ऐसे कह सकते हो 30 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन कंप्लीट करवा के आपको मैं क्या है नेक्स्ट अपने चलेंगे
यानी जो आपकी 12वीं क्लास है वो मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं भी बीच मझदार में छोड़ दूंगा, ठीक है। चाहे मुझे जैसा मर्जी करवाना पड़े, जिस प्रकार से मर्जी एडजस्टमेंट करके पेपर से पहले आपको करवा दूंगा, बस इतनी गारंटी है, ठीक है ना। रिवीजन करना आपकी टेंशन है, रिवीजन आप अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने पहले ही आपको आज से 1 डेढ़ महीने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि रिवीजन आपको साथ साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।